अमेरिका में लोगों के पास काम नहीं है, कंट्री छोड़ के जाते हो अपनी कंट्री वापस छुट्टियां मनाने, तो वापस नहीं आ पाओगे। बड़े बड़े बिजनेसमैन देखोगे ना, आपको क्या लगता है भाई उनके पास तो टट्टी करने का टाइम नहीं है। छोटी सी एग्जांपल दूंगा, यहाँ पे अमेरिका में लोगों के साथ क्या हो रहा है। B1 B2 वीजा पे यहाँ पे आ जाऊँ अमेरिका में, F1 स्टूडेंट वीजा पे उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। कभी भी शादी में ना मतलब नहीं होना चाहिए। वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। भाई लोग बोल रहे हैं कि यूएसए में काम नहीं है और पर घंटे की सैलरी भी बहुत कम मिलती है, तो क्या ये सच है? एक भाई ने पूछा है कि सर क्या मैं B1 B2 वीज़ा पे आके उसको F1 स्टूडेंट वीज़ा पे कन्वर्ट कर सकता हूँ। और एक भाई का क्वेश्चन है कि सर क्या अगर कोई यूएसए की लड़की मुझसे शादी करना चाहे और वो गवर्नमेंट जॉब करती हो और वो आपको पसंद करती हो, तो क्या शादी कर लेनी चाहिए? तो करते हैं फिर इन सब क्वेश्चंस की आज बात। आ जाओ फिर। सर लोग कह रहे हैं कि अमेरिका में काम नहीं है और पर घंटे की जो सैलरी है वो भी बहुत कम है। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो यार। अमेरिका में लोगों के पास काम नहीं है जिनको काम करना नहीं है। अमेरिका में दो लोग बहुत रोते हैं। पहले वो जिनको मेहनत नहीं करनी और दूसरे वो जो मेहनत करते हैं लेकिन उनका पैसा जितना कमाया वो किधर गया उनको मालूम नहीं होता। तो ये दो लोग अमेरिका में हमेशा रोएंगे। आप खुद देखो, अमेरिका पूरी दुनिया में समृद्ध देश है, पूरी दुनिया में सबसे तगड़ी इकॉनमी वाला देश है। और अगर यहाँ आकर भी कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि यार मुझे काम नहीं मिल रहा या मेरे पास पैसा नहीं है, तो मेरे हिसाब से उनके लिए दुनिया नहीं बनी। उनको मार्स पे चले जाना चाहिए। इलॉन मस्क काम कर रहा है, स्पेसशिप बना रहा है वहाँ पे भेज दो और वहाँ पे जाके तुम काम करो। अगर हम बात करें आज के ज़माने में जो देश उजड़ चुके हैं, अफ़गानिस्तान, सीरिया, आपका यूक्रेन जो कि वॉर में कितनी तबाही हो रही है, गाज़ा, अगर इन सब कंट्रियों को आप देखो ना और इन जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनसे अगर आप बात करोगे ना, तो जो आदमी अमेरिका में रह रहा है और एक आदमी अफ़गानिस्तान या फिर यूक्रेन या फिर सीरिया जैसी कंट्री में रह रहा है, भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पे खाना तक नहीं है लोगों के पास। और जो लोग अमेरिका में रह के ये बोल रहे हैं कि यार मुझे काम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मेरे हिसाब से उनके लिए ये दुनिया ही नहीं बनी है। वो किसी और दुनिया में जाएँ तो बेटर रहेगा क्योंकि अगर आप यहाँ पे आके मेहनत नहीं कर रहे ना, तो बिल्कुल आप रोड पे आ जाओगे। ये बात सच है। अमेरिका सिर्फ मेहनती लोगों के लिए बना है। जो जिसको सोना है, नींद पूरी करनी है, उनके लिए अमेरिका नहीं बना है। और बात रही सैलरी की, तो भाई पर घंटे की सैलरी यहाँ पे आपको मिलती है। किसी भी और देश में आप चले जाओ, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, पर घंटे के हिसाब से कोई सैलरी आपको नहीं देता है। और मेरे हिसाब से करीब करीब 15 से 16 घंटे, अगर आप कोई ट्रेड वर्क भी करो ना, अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हो, तो 15 से 16 डॉलर एक घंटे का आप बनाओगे ही बनाओगे। आप खुद बताओ इतना सैलरी और कहाँ पे मिलेगा। हालांकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी हाई है, लेकिन उसी हिसाब से सैलरी भी है। अगर आप अपना दिमाग यूज़ करके उस सैलरी को कहाँ पे लगाना है, कितना बचाना है, अगर आप में ये समझ है, तो मैं बोलता हूँ अमेरिका से बेहतर देश अगर आपको कहीं ज़िंदगी बितानी है, अमेरिका से अच्छी कंट्री नहीं है। मैं बात करूंगा कि कौन लोग हैं जो बोलते हैं कि यार अमेरिका में काम नहीं है, अमेरिका में पैसा नहीं है। तो सबसे पहले वो जिनको मेहनत नहीं करनी। यहाँ की जो जनता है ना, जो यहाँ पे पली बड़ी है, जो यहाँ पे, उनमें ना एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, उनमें पेशेंस नहीं है। 2 मिनट भी लेट हो जाओगे ना, उनके अंदर वो पेशेंस वाली जो चीज़ है वो ख़त्म हो गई है। वहीं अगर हम बात करें अपने इंडिया की, पाकिस्तान की, बैंक में जाते हो ना भाई, लाइन लगानी पड़ती है आपको, फिर आपका नंबर आता है। और वही चीज़ यहाँ पे अगर लोगों को करनी हो तो भाई उनका पेशेंस जवाब दे जाता है। और इस वजह से यहाँ के लोग खुश नहीं हैं। काफ़ी दुनिया अमेरिका में रहकर भी खुश नहीं है। तो पहले वही लोग जो मेहनत नहीं करते वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। भाई ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। तो अगर आप अमेरिका में आ रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि मेहनत करनी है। वर्कहोलिक, ये एक वर्ड होता है, वर्कहोलिक, क्योंकि अमेरिका में जो भी बंदा सक्सेसफुल हुआ है, वर्कहोलिक बंदा ही सक्सेसफुल हुआ है। अब जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन देखोगे ना, आपको क्या लगता है भाई उनके पास तो टट्टी करने का टाइम नहीं है। आपको क्या लगता है वो इतना पैसा बना रहे हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है उनकी, और उनको सोने का टाइम नहीं है। और
कुछ लोग कह रहे हैं कि अमेरिका में पैसा नहीं है। अब दूसरे वो लोग जो मेहनती हैं लेकिन उनको अपना पैसा संभालना नहीं आता, वो भी रोते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल देता हूँ, आपको $3,000 सैलरी आया और वो $3,000 का पूरा चला गया, तो आदमी जो है सोचेगा कि यार मैं काम क्यों कर रहा हूँ। आदमी सोचेगा यार अमेरिका तो बहुत ख़राब है, ये तो यहाँ तो पैसा ही नहीं बचता है। तो ये गलती सरासर आपकी अपनी होती है। मैं समझाऊंगा आपको कि यहाँ पे जो लोग मेहनती हैं और उनको पैसा नहीं बचता, वो क्यों नहीं बचता। यहाँ पे ना एक जाल बिछा हुआ है सब्सक्रिप्शंस का, और अभी जो मैं सब्सक्रिप्शन के नाम लेने वाला हूँ, 90% लोग जो अमेरिका में रहते हैं ना, उनके पास ये सब्सक्रिप्शन है। अभी ध्यान से सुनो। सबसे पहली सब्सक्रिप्शन यहाँ पे लोग लेते हैं अमेज़ॉन प्राइम। $14 से $15 के बीच में एक महीने का वो आपको काटते हैं। आप शॉपिंग करो तो आपको जल्दी डिलीवरी आएगी। ये एक सब्सक्रिप्शन है। और हालांकि अमेज़ॉन पे ज़्यादा कोई ये नहीं कि आप रोज़ ही कुछ ना कुछ चीज़ बाय कर रहे हो, कभी होगा यार 2 महीने में, 1 महीने में एक बार, लेकिन वो सब्सक्रिप्शन आपका पैसा हर महीने ले रहा है। दूसरी सब्सक्रिप्शन डोरडैश, जिसमें फूड डिलीवरी जो है लोग करते हैं, और फूड डिलीवरी वाला जो काम है ना वो तो बहुत चलता है यहाँ पर। तीसरी सब्सक्रिप्शन नेटफ्लिक्स, ये तो सबके पास होगी यहाँ पे, अमेरिका में सबके पास होगी। और आपको पता है नेटफ्लिक्स जैसे काफ़ी प्लेटफॉर्म्स अमेरिका में हैं और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स में साइन अप किया रहता है और सब्सक्रिप्शन दे रहे होते हैं। उसके बाद सब्सक्रिप्शन में चलता हूँ जिम। अगर आप जिम जाते हो तो वहाँ पे भी मंथली सब्सक्रिप्शन है। एप्पल का फ़ोन है आपके पास, उसमें आपने इंश्योरेंस ले रखा होगा, या एप्पल म्यूज़िक यूज़ करते होगे, उसकी भी अपनी सब्सक्रिप्शन है। तो आप देख रहे हो ये जाल कैसा बिछा हुआ है। वॉलमार्ट की अगर मैं बात करूँ ना, बिजनेसमैन जो है ना, बिजनेसमैन वो सिर्फ एक ही चीज़ का सगा होता है, वो होता है पैसा। बिजनेसमैन के माइंड में एक ही चीज़ होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि मैंने जब पैसा लगाना है तो उस पर रिटर्न कितना आएगा वो सबसे ज़रूरी है। और 24 घंटे बिजनेसमैन यही सोचता है। अब आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा यहाँ पे अमेरिका में लोगों के साथ क्या हो रहा है। वॉलमार्ट होता है ना, वॉलमार्ट, जब आप काउंटर पे जाते हो तो उन्होंने सेल्फ चेकआउट काउंटर रखे हुए थे पहले, 1 महीने की बात है ये, 1 महीने की। तो अभी तक वो फ्री था कि आप जाओ, अपना सामान स्कैन करो, खुद ही पे करो और निकल जाओ। आपको किसी कैशियर काउंटर पे, ऐसी बाइक्स बहुत जाती हैं, बहुत लोग इधर भी थोड़े सनकी हैं, तो ऐसे कैशियर काउंटर बहुत रहते हैं वॉलमार्ट में। लेकिन सेल्फ चेकआउट वाला जो काउंटर है उसमें सिर्फ स्कैन करना है, कार्ड से पेमेंट किया या आपका कैश है, पेमेंट किया और निकल गए। पर अभी पता क्या हो रहा है, इन्होंने पहले उस चीज़ की आदत डलवाई लोगों को कि भाई आप सेल्फ चेकआउट वाला काउंटर यूज़ करो। अब लोगों को उसकी आदत पड़ गई क्योंकि वो ज़्यादा फास्ट है, उसमें आपको लाइन में वेट नहीं करना। मैंने बोला था आपको पेशेंस, यहाँ पे पेशेंस जिसके पास है ना वो जीत जाएगा, जिसका पेशेंस नहीं है वो लुट जाएगा। तो अभी वॉलमार्ट ने क्या किया है कि अब से आपको $98 एक साल का देना है अगर वो सेल्फ चेकआउट काउंटर यूज़ करने हैं, नहीं तो आपको नॉर्मल लाइन में लगना पड़ेगा। बिजनेसमैन का दिमाग देख रहे हो क्या खेल दे रहा है यार। और अगर आपको ईयरली पे नहीं करना है तो 1 महीने का $12 पे करना पड़ेगा अगर आपको सेल्फ चेकआउट यूज़ करना है। और आपको पता है वॉलमार्ट तो लोग जाते ही जाते हैं। आप ग्रॉसरी कहाँ से लेते हो? सभी लोग वॉलमार्ट से ही ग्रॉसरी लेंगे। तो उन्होंने भी अपनी सब्सक्रिप्शन ला दी, वॉलमार्ट प्लस, महीने का $12 पे करो और यूज़ करो। तो ये सारी सब्सक्रिप्शन अगर मैं मिलाऊँ ना 1 महीने की, अगर आपने 7 सब्सक्रिप्शन भी ऐसी ले रखी हैं तो आपका $100 गया और आपको पता भी नहीं लगेगा कि यार मेरा $100 गया किधर। तो यही हो रहा है अमेरिका में, अमेरिका के लोगों के साथ। बिजनेसमैन जो है ना वो पैसा ऐसे खींच रहा है जैसे चुंबक होता है ना, मैग्नेट होता है। तो लोगों का पैसा, एक बिजनेसमैन बहुत खतरनाक चीज़ है यार। और इन लोगों को हम पैसा दे भी देते हैं। अरे ये लोग अभी यहाँ पे ना इंडियन, पाकिस्तान, जितने भी एशियन लोग हैं उनको दिक्कत नहीं आएगी। हम तो लाइन पे खड़े हो जाएंगे यार, हमें कोई दिक्कत नहीं है, टाइम ही टाइम है, क्योंकि हम अपना टाइम देख के चलते हैं। हम लोगों ने बैंकों में लाइन लगाई है, इंडिया में हम लोगों ने बैंक में खड़े होकर लाइन लगा के अपना जो टाइम आया है उसको यूज़ किया है। हमें पता है पेशेंस क्या है, पर यहाँ के लोगों में पेशेंस नहीं है। वो दे देंगे $12 1 महीने का। तो ये रीज़न है, अमेरिका में अगर पैसा नहीं है तो आपकी गलती है, आप समझ नहीं रहे। मैंने इसलिए कहता हूँ अमेरिका को ऑब्जर्व करो, ये तो तुम्हें लुट लेंगे लोग। समझ में आ गया अमेरिका में पैसा है या नहीं? तो जितने भी लोग जब यहाँ पे काम कर रहे हो ना, जब आपको सैलरी आता है तो सैलरी जाता किधर है उस पर ध्यान रखना। इसको बोलते हैं कैश फ्लो, कि जो आपको आया वो गया किधर।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरे को पूछा जा रहा है कि सर अगर मैं टूरिस्ट वीज़ा B1 B2 वीज़ा पे यहाँ पे आ जाऊँ अमेरिका में, तो क्या मैं यहाँ पे आके F1 स्टूडेंट वीज़ा पे उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, लीगली कर सकते हो, लेकिन इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन है। तो वो कॉम्प्लिकेशन की मैं थोड़ी बात करूँगा अभी। अगर आप B1 B2 वीज़ा पे इधर आते हो तो सबसे पहले तो जो पहले 90 दिन होते हैं ना, 90 डेज़, उसमें आप कोई चेंज ऑफ स्टेटस वाली जो फाइलिंग है वो प्रोसेसिंग में मत डालो, क्योंकि वो एक मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में आ जाता है कि भाई इसकी इंटेंशन तो कुछ और थी, अभी ये कुछ और कर रहा है। विद इन 90 डेज़ मतलब इनका एक पीरियड है। तो अगर आपको F1 में चेंज करवाना ही है और अगर आप अमेरिका आ गए हो B1 B2 वीज़ा में, तो पहले 3 महीने कुछ फाइल मत करना। जैसे आपने I-539 एक पिटिशन है जो फाइल करनी रहती है चेंज ऑफ स्टेटस के लिए, तो वो 90 दिन के बाद ही करना। लेकिन सबसे पहली चीज़ इसमें पता क्या है, किसी भी इमिग्रेशन लॉयर को पकड़ो, वो आपको गाइड करेंगे। दूसरी चीज़, आपको पहले यहाँ के जो इंस्टीट्यूशन हैं, जो यहाँ पे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, आपको I-20 लेना पड़ता है। तो I-20 फॉर्म लेने के लिए पहले आपको एक्सेप्टेंस चाहिए, आपको अपना फ़ंड शो करना पड़ेगा, आपको जो है बताना पड़ेगा कि भैया मेरे पास इंग्लिश लैंग्वेज के जो टेस्ट हैं, जैसे IELTS है, TOEFL है, ये सब के आपके पास प्रॉपर जो है आपने ये टेस्ट पास किए होने चाहिए। जो इसमें स्कोर आता है वो स्कोर आप जो है जब यूनिवर्सिटी में देते हो तो वो लोग देखते हैं, उसके बाद ही आपको एक्सेप्टेंस मिलती है। जब आपको एक्सेप्टेंस मिल जाती है, I-20 आपको मिल जाता है, उसमें सब फंड्स वगैरह होते हैं कि हाँ भाई मैं अपनी जो स्कूलिंग है वो अमेरिका में अफोर्ड कर सकता हूँ। फिर आपको सर्विस फ़ी भरनी होती है, और जब ये सारा प्रोसेस हो गया उसके बाद आपको I-539 जो पिटिशन है फॉर चेंज ऑफ स्टेटस इनसाइड यूनाइटेड स्टेट्स, वो फाइल करनी रहती है। और वो फाइल इमिग्रेशन लॉयर के पास ही जाना, वरना बहुत कुछ पंगे पड़ते हैं। वो इसलिए क्योंकि B1 B2 वीज़ा की एंट्री 6 महीने की होती है, तो पहले 3 महीने तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जब आप करोगे, ये पिटिशन फाइल करोगे, इसमें भी टाइम लगता है। तो इसमें आपको एक्सटेंशन का चक्कर B1 B2 का जो है, क्योंकि कुछ भी प्रोसेसिंग करने के लिए आपका यहाँ पे स्टेटस लीगल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने B1 B2 वीज़ा पे आए और 6 महीना क्रॉस हो गया है और उसके बाद आप फाइल कर रहे हो, तो वो तो आप ऑलरेडी इलीगल हो चुके हैं, उसमें दिक्कत आएगी। तो इसलिए मैंने बोला ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। पहले तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा आपको, क्यों? इससे अच्छा है कि आप अपनी कंट्री वापस जाओ, वहीं पर लगाओ, क्योंकि आपका B1 B2 ऑलरेडी है, तो आपको F1 आराम से मिल जाएगा। अगर यहाँ पे चेंज करते हो, अब इसकी दूसरी दिक्कत पता क्या है, पहले तो आपने पिटीशन फाइल कर दी, उसके बाद अप्रूवल मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी एक क्वेश्चन है। चलो अगर अप्रूवल मिल भी गया, आपने चेंज ऑफ स्टेटस हो भी गया, आप B1 B2 से F1 पे आ गए, तो अगर आप ये कंट्री छोड़ के जाते हो अपनी कंट्री वापस छुट्टियां मनाने, तो वापस नहीं आ पाओगे। वापस आने के लिए आपको वीज़ा लगाना पड़ेगा, और जब आप वीज़ा लगाने एम्बेसी ऑफिसर के पास सामने खड़े होते हैं ना, वो आपको डिनायल देता है, क्योंकि आपने पहले ही एक ऐसा अटैम्प्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स में किया है चेंज ऑफ स्टेटस का, कि उनको यकीन नहीं होता कि यार ये बंदा वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो दूसरी बार कोई भी वीज़ा अगर आप लगाते हो नॉन इमिग्रेंट, तो मुश्किल हो जाता है। कोई भी टाइप का वीज़ा मैं बोलूँ तो मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अपनी कंट्री से ही लगा के आओ F1 स्टूडेंट वीज़ा। यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेटस करते हो तो अगर आप वापस गए अपनी कंट्री छुट्टियाँ मनाने, तो वापस नहीं आ पाओगे, वीज़ा लेना मुश्किल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। एक भाई ने मुझसे पूछा है कि सर अगर कोई USA की लड़की आपको पसंद करती है और वो गवर्नमेंट जॉब करती है और आप उसको पसंद आ जाओ, तो क्या उससे शादी कर लेनी चाहिए? इसका आंसर दो। अब यार शादी जो है ना एक बहुत बड़ा डिसीजन है, और ये आपका डिसीजन है कि आपको अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। शादी करना और एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना ये वाहिगुरु का गिफ्ट होता है यार। तो अगर कोई ऐसी लड़की जो आपको पसंद कर रही है और आप उसको पसंद कर रहे हो, तो यार बिल्कुल करनी चाहिए शादी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन आपके केस में मैंने देखा, आपने कहा वो गवर्नमेंट जॉब करती है, तो मुझे लगता है कि आप उसकी गवर्नमेंट जॉब से प्यार करते हो, ना कि उस लड़की से। तो यार कभी भी शादी में ना मतलब नहीं होना चाहिए। अगर शादी की वो भी किसी मतलब के लिए, तो वो क्यों की? ठीक है ना? तो बिल्कुल करो यार। अगर कोई गोरी है, वो जेन्यून लड़की है, आपसे उसकी अट्रैक्शन हो गई है, आप उसको पसंद कर रहे हो, तो बीच में पैसा नहीं आना चाहिए कि वो कितना कमा रही है, या वो गवर्नमेंट जॉब करती है, या वो सिटीज़न है।
अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैटर करती है, क्योंकि पैसा आज अच्छा लगेगा, कल अच्छा लगेगा, लेकिन लाइफ पार्टनर आपके मरते दम तक वो साथ रहेगा, तो उससे प्यार करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि आप उसकी जॉब या उसके पैसे से। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया। और सब लोगों को मैं ये बोलना चाहूँगा, शादी कर रहे हो मतलब के लिए, तो फिर क्यों कर रहे हो। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, शको फटे।